तो लास्ट क्लास में जो है हमने यहीं पे छोड़ा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। और इसमें जो है मैंने बता दिया था कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इसका डायग्राम पूरा कैसे बनता है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के साथ क्या रिलेशन है। तो अगला जो ग्राफ बनेगा उसमें ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, बस सिर्फ पोजीशन का फ़र्क आएगा, तो वहाँ रिवाइज़ हो जाएगा भाई जस्ट, ठीक है ना? तो एक बार मैं अगला डायग्राम बना रहा हूँ और ध्यान देना किंतु इस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं किसके लिए? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इस तरफ हमें क्या लेना होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और इधर हम क्या लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हमने पिछले वाले ग्राफ में देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है? ज़्यादा है। इसलिए हमें ये पता चला कि भैया ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। ठीक, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, मतलब रिएक्शन कैसी है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर बात करूँ, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो तो ये क्या हो जाता है? एचपी यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा? एचआर मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ एचआर यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब सुना ध्यान से, जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि जो पीक पॉइंट आपको दिखता है, इस पीक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। हाँ, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये टॉप वाला पॉइंट जो है इसे ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और आपको बताया गया था कि इस रिएक्शन को होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए लिख दो यहाँ चलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये जो बीच का गैप है एच आर और एच पी का, इसे हम डेल्टा एच यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिएक्शन से लेकर के ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक का गैप देखोगे तो ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर आप प्रोडक्ट से लेकर के यहाँ तक का पूरा गैप देखोगे तो ये क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसके लिए है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि सर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है वो कम होनी चाहिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सर डेल्टा एच जो है वो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अब आपको पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एच पी माइनस एच आर। आपको पता है कि भैया प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूँ और फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूँ तो डेल्टा एच ऐड कर दूँ, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस डेल्टा एच, प्लस डेल्टा एच। ठीक, तो ये मेरे पास रिलेशंस आ गए किसके लिए? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पहचानने का तरीका क्या है? अगर आप देखोगे रिएक्टेंट का एनर्जी वाला पॉइंट कहाँ है? ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है, तो मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर दिखता है तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी?
एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर बात? ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके लेवल पे उतना ज़्यादा तो नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो अक्सर ये फॉर्मूले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे मान लिया आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दे दिया, आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, तो आपको पता है ये नीचे वाली इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन-सी है, एक्ज़ोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्लियर बात? इसको नोट डाउन करोगे। तो अब बात करते हैं हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। एक्चुअली में ये कर्व भी हमें यही बताता है कि टेम्परेचर के ऊपर कोई भी रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है। मतलब अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी ही पढ़ रहे हैं, ठीक? बट वो अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखा, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फ़र्क पड़ रहा है, उसके बाद फिर हमने वहीं देखा कि आरईएन इक्वेशन में कैसे फ़र्क पड़ रहा है। हमने पढ़ा था टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट, जहाँ पढ़ा था कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट 2 से 3 के बीच में आता है, बट इन जनरल हम 2 मान के चल रहे हैं और रिएक्शन क्या हो जाएगी, हर 10 डिग्री राइज़ टेम्परेचर पर डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो उसी बात को ये ग्राफिकली थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएँ, जो कि इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ हो गए हैं। इधर इन्होंने लिया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनका फ्रैक्शन। और इधर इन्होंने लिया था एनर्जी। क्या लिया था इन्होंने? एनर्जी। तो जब इन्होंने इसका ग्राफ बनाया, तो क्या मिला ग्राफ में? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? एनर्जी है। तो इस वाले पॉइंट को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर मैं देखूँ तो इस ग्राफ का मैक्सिमम पीक क्या है? ये वाला है। ठीक, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ एनर्जी है, और अगर ग्राफ के अंडर की मैं एरिया निकालूँगा, तो मुझे ये मिलेगा कि हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस ग्राफ में देख रहे हो तो सबसे पीक पॉइंट क्या है? यही है। सही बात है? और इधर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर इधर फ्रैक्शन है मतलब सबसे ज़्यादा, यानी मान लिया मेरे पास 50 मॉलिक्यूल थे, 50 में से यहाँ पीक आ रहा है, तो मतलब 50 में से लगभग 30 से 40 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे या ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी। सही बात है ना? तो ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी ज़्यादातर मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है? इतना। ये अगर मान लो इसको चलो ई नाम दे दूँ, तो भैया ई एनर्जी ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। कितने मॉलिक्यूल के पास है भैया? इसके बाद जो दिख रहे हैं, इसके बाद जो दिख रहे हैं उनके पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब ये जो ग्राफ के नीचे ये वाला एरिया आ रहा है, इसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ। ये वाला जो पूरा एरिया आ रहा है, ये एरिया क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इंटू प्रोडक्ट। अगर इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो मतलब ये आसानी से प्रोडक्ट बना देंगे। क्या इससे पहले वाले प्रोडक्ट बना पाएँगे? नहीं बना पाएँगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मेरे से कोई पूछे, ये क्या है? ये ग्राफ के नीचे का इतना एरिया क्या है? ये है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्या है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ये बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो इतने मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट एक्चुअल में बनाएँगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। और कई बार अगर हम बात करें, वैसे तो आज तक नहीं क्वेश्चन आया है, बट कई बार पूछ लेते हैं कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कितने होंगे?
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, यानी जब हम ग्राफ का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, जो कहाँ था, आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। तो मान लिया आर्हेनियस इक्वेशन ही दे दिया, आपसे पूछ लिया भाई बता दो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो क्या है, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या करेंगे, बस ई अपॉन में आर टी की वैल्यू जो है वो निकाल के बता देना भैया इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या तो उससे ज्यादा है। अब इन्होंने क्या किया, इसी ग्राफ में थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज क्या था, ये ग्राफ था एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी। इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, यही सेम ग्राफ बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, सेम ग्राफ, बस क्या करना है हमें, अगर ये ग्राफ में एट टेम्परेचर टी बनाया था, तो एक दूसरा ग्राफ और बनाएंगे हम इसी के साथ में, जो होगा एट टेम्परेचर टी प्लस 10, एट टेम्परेचर टी प्लस 10। तो मतलब ऊपर वाला टेम्परेचर टी पे है और नीचे वाला क्या है, टी प्लस 10 पे है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्राफ जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, पहले हाइट उसकी ज्यादा थी, बट अभी ग्राफ कैसा हो गया, थोड़ा फ्लैट हो गया है और ब्रॉड हो गया है। अब अगर मैं बात करूं इस ग्राफ के अंदर, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी मान लूं, यहाँ क्या मान लूं, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसके नीचे का ये जो एरिया है ये वाला, ये आता था एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, मतलब जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होती थी, ज्यादा, यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आसानी से बना लेंगे। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे कुछ चीज दिखी, सर मॉलिक्यूल्स थोड़े बढ़ गए हैं, बढ़े ना। अगर ऊपर वाले ग्राफ को देखोगे तो इतने मॉलिक्यूल क्या हैं, बढ़ गए हैं, यानी ये एडिशनल मॉलिक्यूल हैं, ये क्या हैं, एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी एनर्जी कितने ज्यादा हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई है। अब मेरी बात सुनो, सुनो जानते, कह रहा हूँ जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है वही तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले मान लिया ये कुछ मॉलिक्यूल थे, मान लिया 10 मॉलिक्यूल थे, तो भैया 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होंगे। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अब मॉलिक्यूल थोड़े बढ़ गए, अब 10 से क्या हो गए, 15 हो गए हैं, मतलब अब 15 ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होंगे। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट बढ़ गया है। और यही तो हम पढ़ रहे थे कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये ग्राफ भी यही शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो वो बढ़ जाते हैं, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, ग्राफ फ्लैट होने का क्या मतलब हुआ कि सर पहले ज्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी थी, ये ई थी, लेकिन अब ज्यादातर मॉलिक्यूल किधर शिफ्ट हो रहे हैं, का एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कि अब उनकी एनर्जी वेरी क्लोज टू एक्टिवेशन एनर्जी हो जा रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ना, रेट बढ़ना मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना, और ज्यादातर मॉलिक्यूल किधर शिफ्ट हो जाना, एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ ओवरऑल आपको यही बताता है कि बिना टेम्परेचर राइज किए हुए कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, और अगर टेम्परेचर में राइज करता हूं तो ग्राफ में एरिया बढ़ जाता है, और इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही बात ये ग्राफ भी बता रहा है। ठीक, अगले डालना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, क्या डालना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे बिना उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, आप यहाँ से मान लिया आजादपुर जा रहे थे पैदल, आपको 5-10 मिनट जो भी लगता, आपको रास्ते में आपका दोस्त मिल गया, वो बाइक से जा रहा था और वो कहाँ जा रहा था, मॉडल टाउन। तो आपको रास्ते में आजादपुर पे ड्रॉप कर ही सकता है, उसने आपको बिठा के आजादपुर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आपका काम हो गया जल्दी। लेकिन आप जिस भी पर्पज के लिए वहां जा रहे थे उस काम में आपका दोस्त कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो तो अपने काम के लिए जहां जाना था वो चला गया। तो आपका दोस्त आपके लिए एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा था। तो कैटलिस्ट जो है बस यही काम करते हैं, कोई रिएक्शन हो रही है, आएंगे, रिएक्शन का पाथ चेंज करेंगे और उस रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, बट रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ रेट को बढ़ा देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, रेट को बढ़ा देंगे। तो मतलब ये ऐसे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस विच इंक्रीजेज
rate of reaction by decreasing activation energy। फिर से एक ग्राफ आएगा, इधर है पोटेंशियल एनर्जी, इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करें तो ये एक रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है ना। अगर मैं बात करूं, अगर आप देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना चाहिए इसको? ज्यादा चाहिए, बट एक काम करते हैं, पहले दूसरा वाला भी बना लेते हैं ग्राफ, फिर बनाते हैं। अब देख रहे हैं ध्यान से, नीचे वाले ग्राफ में भी और ऊपर वाले ग्राफ में कहीं भी आप देखो, दोनों में ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है, दोनों में ही प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ऊपर वाली रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगी है और नीचे वाली रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी है। यानी यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, इसको मैं लिख रहा हूँ ई ए, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या थी? ये वाली थी। अगर आप देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले ज्यादा थी, अभी कम चाहिए। ऊपर वाला जो ग्राफ है ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये क्या है? विदाउट कैटलिस्ट है। और जो नीचे वाला ग्राफ है ये क्या है? विद कैटलिस्ट है। तो आपको अगर कभी ग्राफ बना के दे दे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जिसका पीक कम होगा वो विद कैटलिस्ट होगा, जिसका पीक क्या होगा? ज्यादा होगा, वो विदाउट कैटलिस्ट होगा। अब सुनना कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या सुना होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं? के से, पता ही है आप सबको। और एक आपने और सब सुना होगा गिब्स एनर्जी, ठीक है ना? गिब्स फ्री एनर्जी बोल दो या सिर्फ गिब्स एनर्जी बोल दो, और इसको हम जनरली डेल्टा जी से लिखते हैं। सही बात है। मेरा सवाल ये है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, सही बात है। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी में कोई चेंज करेगा कि नहीं करेगा? दोनों में कोई चेंज नहीं करेगा, याद रखना है, नो चेंज ड्यू टू कैटलिस्ट। ये भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है, पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज क्यों नहीं होगा? सुना ध्यान से, सर रिएक्शन फास्ट हो जा रही है। अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो पहले अगर मान लिया इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद आ रहा था, तो अभी 4-5 मिनट में मिल जाएगा, अभी 4-5 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब मान लिया एक कैटलिस्ट है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा था, अब मान लिया इस रिएक्शन को उसने स्पीड कर दिया 10 गुना। अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाऊंगा तब भी स्पीड उसकी 10 गुना ही रहेगी। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को सेम टाइम से बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दोनों में इंक्रीज क्या है? सेम है। तो आपको पता है कि के एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के बी होगा। तो के एफ और के बी का रेशियो ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अगर दोनों में इंक्रीज सेम रेट से हो रहा है तो भैया कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। भाई यहाँ अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब कोई चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। एक और बात जो नीचे है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये नहीं मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है। अरे नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? रिएक्शन होना ही नहीं चाह रही है। अगर कोई रिएक्शन होना ही नहीं चाह रहा है या होगी नहीं
तो उसको कैटलिस्ट देने से रिएक्शन शुरू नहीं हो जाएगी। तो मतलब गिब्स एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं करता। अगर ये चेंज करता, तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैटलिस्ट देने के बाद हो जाना चाहिए था, बट नहीं होती है। इसका मतलब कैटलिस्ट जो है गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं करता है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। सिर्फ ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? अब सुनना हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है और लास्ट टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी। क्या है? कोलिजन थ्योरी। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कोलिजन थ्योरी जो है, ये थ्योरी क्या कहती है? कहती है रिएक्शन कब होती है? इसने क्या, पहली बात तो इस थ्योरी में हमने जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ना, सबको एक हार्ड स्फेरिकल बॉल मान लिया है। मतलब सबको आप क्या समझो, एक स्फेरिकल बॉल है। क्या है? स्फेरिकल बॉल है। ऐसा कंसीडर करके हम चल रहे हैं। अब खुद सोचो, अगर आपसे पूछेगा लिमिटेशन, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा इसी में। मैंने बोला है कि हमने मॉलिक्यूल्स को क्या माना है? हार्ड स्फेरिकल बॉल। क्या ये सही है जमसन हमारी? गड़बड़ है। क्योंकि भैया अलग-अलग मॉलिक्यूल की अलग-अलग स्ट्रक्चर होती है। हमने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखा ही नहीं। हम कह रहे हैं सब मॉलिक्यूल हैं। तो पहली बात तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इनके क्या हैं? कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इनके पोस्टुलेट्स के हिसाब से कि सबसे पहली बात तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? कि भाई साहब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं आर हार्ड स्फेरिकल बॉल। क्या है? हार्ड स्फेरिकल बॉल की तरह हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया, अच्छा अगर आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में अगर लिख लोगे इग्नोर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने लिमिटेशन भी यही लिख ली है। इग्नोर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये ओनली अप्लीकेबल फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा कि ये एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल फॉर सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स। तो यही लिमिटेशन है, या फिर आप समझो कि ये थ्योरी कहाँ-कहाँ लगेगी आपको ये पता करना है। कहाँ लगती है? पहली बात तो रिएक्टिंग स्पीशीज़ को आपको स्फेरिकल बॉल की तरह मानना पड़ेगा। जहाँ पर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है जिसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? 2 होगी, वहाँ लग जाएगा। अगर रिएक्शन क्या है? सिंपल है, तो ये रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर कोई है, तो वहाँ पर कोलिजन थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। और पहली बात अगर बात करें, तो कोलिजन थ्योरी जो है, ये बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब आप खुद सोचो, अगर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ से डिराइव की हुई थ्योरी है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये सिर्फ गैसेस के लिए ही तो अप्लाई होगी। अरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसके लिए? गैस के लिए तो है। तो अगर वहीं से ये डिराइव किए हुए हैं, मतलब ये थ्योरी किसके लिए अप्लाई होगी? ओनली फॉर गैसेस रिएक्शन। तो वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया हुआ है ये बात। तो अगर आप लिखना चाहो, तो यहाँ लिख सकते हो कि भैया ये क्या है? ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। किसके लिए? गैसियस रिएक्शन। सोच रहे हो? रिएक्शन रिएक्शन गैसियस मान रहे हैं और हार्ड स्फेरिकल बॉल मान रहे हैं उसको। ठीक? अब मेरी बात सुनना, ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है भाई, किसी रिएक्शन के होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फेरिकल बॉल हैं, तो वो आके टकराएँगे। वो क्या करेंगे? आके टकराएँगे। अगर ये लिख लिया हो तो अगले पेज पे चल रहा हूँ, या नहीं लिखा है तो थोड़ी देर रुक जाओ, फिर लिख लेना। ये एक स्फेरिकल बॉल मैंने मान लिया, ये एक स्फेरिकल बॉल मैंने मान लिया। ठीक? मैं कह रहा हूँ, ये लेट्स से क्या है? H2 है। क्या है? H2 है। और मैंने ये एक स्फेरिकल बॉल माना, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ I, I।
ठीक है ना? तो आपको पता है ये है H2 और ये क्या है? I2 है। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि भैया जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों पहले आएँगे और एक दूसरे से टकराएँगे। हाँ, हाँ, एक दूसरे से क्या करेंगे ये? टकराएँगे और जब टकराएँगे तो इनके बीच जब कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि जो इनके पुराने वाले बॉन्ड हैं, वो टूटने लगेंगे और नए वाले बॉन्ड क्या होंगे? बनने लगेंगे। यानी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। मतलब सिंपल शब्दों में ये मॉलिक्यूल थे H2I2 स्फेरिकल बॉल आए, टकराए। जब टकराएँगे तो पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे और इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। जो आपके ग्राफ में पीक पे आती थी ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला, वही स्टेज है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये लिख रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन BF और ये लिख रहा हूँ BB यानी बॉन्ड ब्रेकडाउन। तो बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो अगले स्टेप में इनके हिसाब से क्या होगा कि भैया ये H के साथ में कौन जाके जुड़ जाएगा? I जुड़ जाएगा और ऐसे 2 मॉलिक्यूल मुझे HI के मिल जाएँगे। यानी सिंपल शब्दों में पहले मॉलिक्यूल पास आएँगे, जब पास आएँगे तो टकराएँगे, टकराएँगे तो क्या होगा? पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे और जब पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा? एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इन्होंने कुछ बातें बताई कि भाई किसी रिएक्शन के होने के लिए क्या-क्या चीज़ें पहले उन्होंने बताया कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या बताया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। उन्होंने कहा कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोला? पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सर। आपने एक कंटेनर में रिएक्टेंट ले रखे हैं, तो वो एक रिएक्शन मिक्सर बन गया। उसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन्होंने कहा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो गैस होंगी ना, उनकी बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत हाई होंगी। ऑब्वियसली हाई होंगी क्योंकि गैसेज़ के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो भैया मूवमेंट ज़्यादा करेंगे और अगर मोशन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? टकराएँगे भी ज़्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज़्यादा। अब इन्होंने कहा जितना ज़्यादा जिसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उतना ज़्यादा फास्ट उसकी रिएक्शन होगी। तो भैया गैस की कोलिजन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब गैस की रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी एक रिएक्शन मिक्सर के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ आपस में कोलाइड कर रही हैं, 1 सेकंड में 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसे इन्होंने क्या बोला? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला। और इन्होंने बोला कि हर बार जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, हर एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलते हैं। कभी-कभी कुछ कोलिजन ऐसे होंगे, जैसे मान लिया 2 स्फेरिकल बॉल थी और दोनों आई ऐसे सामने से टकरा गई, रिएक्शन हो गई। लेकिन कभी-कभी ये बॉल आएँगे साइड से टकरा के चली जाएँगी, तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब हर बार जितने भी कोलिजन होंगे, हर बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तब इन्होंने बोला कि जब-जब कोलिजन हो और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इफेक्टिव कोलिजन। भैया कोलिजन तो बहुत बार हुआ, लेकिन हर बार प्रोडक्ट नहीं बना। जब प्रोडक्ट बना, तो उसे क्या बोला? इफेक्टिव कोलिजन। और इन्होंने कहा इफेक्टिव कोलिजन 2 बातों पे डिपेंड करता है। कितनी बातों पे? 2 बातों पे। पहली बात क्या थी कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, उसके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। एक रिक्वायरमेंट है मिनिमम एनर्जी की, वो होनी चाहिए। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी तो होनी चाहिए। मतलब एक स्पीशीज़ यहाँ बैठी है कि यहाँ और इसके पास एनर्जी नहीं है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गरीबों की तरह आ रहा है। तो अगर टकराएँगे भी, तो ज़्यादा बढ़िया से कोलिजन नहीं होगा। मतलब ऐसे हुआ कि आप बाइक चला रहे थे 10 की स्पीड में, उधर सामने वाला 10 की स्पीड में आ रहा था। दोनों टकरा जाओगे, क्या ही होगा? लेकिन अगर अस अगर 80-90 की स्पीड में आ रहे हो, आप टकराए, तो अब बहुत कुछ हो सकता है। तो इनके कहने का मतलब था कि भई देखो, कम से कम एनर्जी कुछ होनी चाहिए कि उधर दोनों मूव करके आएँ, तो कोलिजन बढ़िया से हो। तो इन्होंने बोला भैया इफेक्टिव कोलिजन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम एनर्जी मस्ट पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। दूसरा इन्होंने बोला, भैया जब कोलिजन हो रहा है, तो ये नहीं कि साइड से टच करके जाना है, बढ़िया से टकराना है और बढ़िया से टकराने के लिए ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए उनका? सही होना चाहिए। अगर एक सामने से आ रहा है, तो दूसरा भी कहाँ से आना चाहिए? सामने से। ये नहीं कि एक इधर आ रहा है, तो एक उधर भाग रहा है। अगर कोलिजन इफेक्टिव करवाना है तो ओरिएंटेशन भी मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन और मिनिमम एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास अगर है, तो कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा, तब जाकर के रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, जो आर्हेनियस इक्वेशन से इंस्पायर्ड इक्वेशन है, उसकी बात करेंगे बट पहले थोड़ी-सी लिख लेते हैं डेफिनिशन। पहली बात तो आपसे पूछता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन
फ्रीक्वेंसी, इसको हम जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड से। अगर कभी ऐसे जेड ए बी लिखा हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो जेड से हम सीधा से लिख रहे हैं। जेड ए बी का मतलब दो स्पीसीज हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों आपस में टकराएंगे। तो जेड क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सर, ठीक। और अगर हम बात करें तो जेड जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। और मैंने क्या बताया कि सर जेड फॉर गैसेस सबसे ज्यादा होता है, उसका जेड फॉर लिक्विड इससे कम होगा, और जो जेड होगा किसके लिए? सॉलिड के लिए वो क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इतना आइडिया होना चाहिए कि जेड की वैल्यू लिक्विड, सॉलिड और गैसेस पे कैसे डिपेंड करती है। अब सुनना, इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन होता है कि वो कॉलिजन जिसकी वजह से क्या बने हैं? प्रोडक्ट बने हैं। कॉलिजन विच रिजल्ट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। और इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड्स, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी, और सेकंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। और ये ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने, ठीक है ना? ठीक, क्लियर बात। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब जा करके कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा, ठीक है। किसी को पीछे से नोट करना था? इसको थोड़ा क्लैरिटी के लिए इसको ब्रैकेट में एक्टिवेशन एनर्जी ही लिख लेना, ताकि ये क्लियर रहे कि हाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी ही है, ठीक। चलो, हाँ। अब सुनना, अगर हम बात करें तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये कहाँ से है? कोलिजन थ्योरी से। ये कहाँ से है? फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। और अगर हम बात करें फ्रॉम आर्हीनियस थ्योरी, रेट क्या है? जेड का ए ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। आर्हीनियस थ्योरी में वो के था, तो के तो डायरेक्टली रेट पे डिपेंड करेगा ना। अरे के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट में भी चेंज आएगा, आप उसको रेट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर हम दोनों की बात करें, कंपेयर करोगे इन दोनों को, ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चला कि जेड ए बी इक्वल होगा किसके? ए के। अब ए तो आपको पता है क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आरएमएस कांस्टेंट। अब ये जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है? कोलिजन
फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो है, यहाँ पर हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्लूड किया है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना कोलिजन हो रहा है। लेकिन हमें बाद में ये पता चला कि यार हर एक कोलिजन तो इफेक्टिव नहीं होता है ना, ये भी हमने देखा। तो अगर हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, तो हर एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँगा, तो मुझे रिजल्ट तो गलत मिलेगा। तो बाद में हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। क्या किया, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाइड फॉर्मूला हमारा क्या आया कि भैया अब यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो रेट इज इक्वल टू क्या आया, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, जहाँ पे पी क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी, या इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, स्टेरिक फैक्टर या नंबर बोल दो। स्टेरिक मतलब क्या होता है, वही भीड़ भाड़ वाला, कि कोलिजन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मतलब जो कमी थी उसको दूर कैसे किया गया, प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके, कि हर एक बार कोलिजन इफेक्टिव हो, ये कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है। अब एक लास्ट चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो अभी तक मैंने नहीं लिखी है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ तो कब से रहे हैं, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक नहीं तो फिर बोलोगे सर ये एक छोड़ दिया था आपने। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी तो ये होती है रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और फाइनली आपका चैप्टर ये हो गया है फिनिश। ठीक, तो इसको नोट डाउन करो। बाकी अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डीएनएफ ब्लॉक, और इससे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो पहले एक बार एग्जाम है शायद कुछ लोगों के, तो उसका डीएनएफ ब्लॉक करवा लें, एग्जाम खत्म हो जाता है, फिर इससे क्वेश्चन भी एक दिन करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो बस आज के लिए यहीं तक।